तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र मिश्रा, आपका इस चैनल में पुनः स्वागत है। तो आज हमारा ट्रांसलेशन का 13वां भाग है। अर्थात आज आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो दूसरा नियम है, जिसे हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और इसके माध्यम से हम हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना कैसे सीखेंगे, आज हमारा यही टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज कैसे बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरा टॉपिक हमारा है एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ा है, और आज का जो टॉपिक है वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो जब हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं तो इसका नियम है कि इसका निर्माण रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा होता है। देखिए, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से हम बनाते हैं। जैसे आप चार्ट देखिए, पहला आपका है रिलेटिव प्रोनाउन और दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब। इन्हीं दोनों के द्वारा अगर हम चाहें तो इनको प्लस करके समझ सकते हैं। इन्हीं दोनों लोगों के द्वारा रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा हम बनाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा और जो रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव एडवर्ब है, इनका जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ये हिंदी भाषा के अक्षर जा से आएगा। हिंदी भाषा के अक्षर जा से इसका हिंदी में अर्थ आएगा। जैसा कि नाउन क्लॉज में आपको बताया गया है कि अगर इन कंजंक्शंस का हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो हिंदी भाषा के वर्ण कैसे उच्चारित होगा। जैसे मान लीजिए, अगर लिखा हो हु, अगर नाउन क्लॉज बनाना हो तो वहाँ अर्थ देगा कि कौन। अगर मान लीजिए लिखा है हुज तो कि किसका, ऐसे अर्थ देगा। अगर मान लीजिए लिखा है व्हेन तो कि कब अर्थ देगा, जब नाउन क्लॉज बनाएंगे। लेकिन जब एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो ये हिंदी भाषा के अक्षर ज्या से अर्थ देने लगेगा। अब जैसे हु माने जो हो जाएगा, हुज माने जिसका, किसका नहीं होगा, जिसका होगा। और हुम माने जिसे या जिन्हें होगा। लेकिन अगर नाउन क्लॉज बनाते तो इसका अर्थ हो जाता किन्हें या किसको हो जाता। और यहाँ देखिए, व्हेन माने जब लिखा है, अगर नाउन क्लॉज आप बनाते तब ये बन जाता व्हेन माने कब, कि कब हो जाता। तो जैसा कि जब भी हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे तो हिंदी भाषा के अक्षर, मोस्टली हमें ये समझना है, ज़्यादातर ये हिंदी भाषा के अक्षर जा से उच्चारित होगा। कभी कभार का से भी हो सकता है, एक्सेप्शनल टाइप में। जैसे कि नाउन क्लॉज में ज़्यादातर का से होता है, तो कभी कभी जा से भी आ जाता है। जैसे जो कुछ आपके अध्यापक आते हैं ऐसे उसमें बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वही बातें आती हैं कि ज़्यादातर जा से अर्थ निकलेगा, लेकिन कभी कभार हम का से अर्थ निकालते हैं। तो अब एक चीज़ और समझना है यहाँ पर कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब बनाए कैसे गए हैं। वास्तव में ये दोनों का निर्माण हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के द्वारा ही किए हैं। बस अंतर ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन कुछ अलग हैं और रिलेटिव एडवर्ब कुछ अलग हैं। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउंस को उस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में से ले लिया गया है, अलग कर दिया गया है, और जो बच रहे हैं वे लोग आपका रिलेटिव एडवर्ब बन रहे हैं। क्योंकि शब्द तो वही है, जैसे डब्ल्यू या एच से ये सारे शब्द बनाए गए हैं। इसमें देखिए कुछ कंजंक्शन जैसे दैट है, इनको भी ले लिया गया है। तो इस तरीके से आपका ये जो शब्द बनाए गए वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के द्वारा ही बनाए गए हैं। ये दोनों ही मिला करके आईपी से ही बने हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब आते हैं एक और टॉपिक पर, समझना है कि जैसे हु का प्रयोग, जो किसी भी हिंदी वाक्य में जो आने पर हम हु लगाएंगे, लेकिन हु कब लगाएंगे ये चीज़ समझना है। अगर मान लीजिए हमें कोई हिंदी के वाक्य में सजीव प्राणी आ जाता है तो जो कि अंग्रेजी हमें हु लगाना है अगर सजीव आता है। अब जैसे यहाँ समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए सजीव आता है, सजीव, सजीव के आने पर आप लगाएंगे जो कि अंग्रेजी हु लगाएंगे। अब जैसे उदाहरण समझिए, एग्जाम्पल्स में पहला पहला उदाहरण, तो जैसे लिखा है कि वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा मित्र है। तो यहाँ लिखा है वह लड़का, लड़का आपका सजीव है, और जो कि अंग्रेजी हमने यहाँ हु लगाया, लड़के की अंग्रेजी द बॉय, और जो कि अंग्रेजी हु इज स्टैंडिंग देयर, वहाँ खड़ा है, इज माई फ्रेंड। तो ये आपका पहला उदाहरण हो गया। और जबकि ये आपका क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि आरपी है। रिलेटिव माने रिलेटिव का मतलब आर, और
प्रोनाउन का मतलब पी, तो ये आपका आरपी हो गया, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। और चूंकि बॉय आपका सजीव है इसलिए जो की अंग्रेजी हमने हु लगा दिया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 भी समझ लीजिए, ऐसे ही है। वे विद्यार्थी जो अच्छे होते हैं, वे विद्यार्थी जो अच्छे होते हैं। द स्टूडेंट्स यहाँ आपका सजीव, स्टूडेंट सजीव प्राणी है, और यहाँ हु जो आया, जो की अंग्रेजी आपने हु लगा दिया, तो यह भी आपका आरपी हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और आर गुड जो अच्छे होते हैं, अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट दियर टीचर्स हो गया। अब आइए उदाहरण नंबर 3 को समझिए। अब यहाँ देखिए, तीसरा कह रहा कि वह किताब जो मेज पर रखी है मेरी है। तो वह किताब जो आपका आया ना, ये निर्जीव है। देखिए द बुक आया है, ये निर्जीव है। तो निर्जीव के आने पर यहाँ देखिए व्हिच, जो की अंग्रेजी व्हिच जो लिखी गई है, यह किसी निर्जीव के आने पर, अगर कोई निर्जीव है तो उसके आने पर, निर्जीव वस्तुओं के आने पर जो की अंग्रेजी हम व्हिच लगाएंगे। जैसे वह किताब जो मेज पर है, द बुक, अब द बुक निर्जीव है तो जो मेज पर है व्हिच हो गया। इज ऑन द टेबल, इज माइन, तो यह भी आपका आरपी हुआ, आरपी के द्वारा यह भी बनाया गया। अब आगे समझिए, उदाहरण नंबर 4 है। अब यहाँ कहा जा रहा है यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो अब यहाँ लिखा गया कि दिस इज द टाइम। अब यहाँ सजीव निर्जीव की बात नहीं हो रही है, बात यह है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन को अगर आप अलग कर दीजिए और जो रिलेटिव एडवर्ब बच रहे हैं ये कहाँ यूज होते हैं समझिए। अगर व्हेन का प्रयोग जब के रूप में हम करना चाहते हैं तो ये तभी करेंगे जब इसमें समय की बात हो। अगर समय की बात आएगी तो समय के लिए जब की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे, व्हेन। और जबकि यहाँ जहाँ, यानी कि अगर स्थान की कोई बात आएगी तो स्थान के आने पर जहाँ की अंग्रेजी हम वह लगाएंगे। और अगर कोई कारण आता है तो कारण के आने पर हम जो क्यों है, क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे। और अगर कोई दशा आता है तो दशा के आने पर, दशा यानी कंडीशन, दशा के आने पर हम कैसे की अंग्रेजी यहाँ पर हाउ लगाएंगे। तो ये समझना है कि रिलेटिव एडवर्ब जो है किसी ना किसी समय और किसी ना किसी स्थान, किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी दशा या अवस्था को सूचित करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यह वही समय है, तो ये समय को सूचित कर रहा है। इसीलिए समय के साथ जो है हम जब लगाएंगे, यानी कि जब की अंग्रेजी व्हेन लगाएंगे। देखिए व्हेन माने जब होता है, तो ये वही समय है, दिस इज द टाइम। और जब माने व्हेन यू शुड रीड, जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एडवर्ब। ये आप देखिए यहाँ, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन हमने 3 उदाहरण दे दिया। चौथा नंबर का उदाहरण रिलेटिव एडवर्ब है, तो ये बात ध्यान देना है। यहाँ जो व्हेन आया है ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। और यहाँ अगला देखिए उदाहरण नंबर 5, यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। तो यह वह स्थान है, यहाँ आ गया प्लेस, स्थान आ गया। तो स्थान के आने पर जहाँ की अंग्रेजी वेयर लगाएंगे, दिस इज द प्लेस हो गया। और वेयर आपने लगा दिया, और जो वेयर लगा ये वेयर क्या है, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है। तो यहाँ हमने रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा बनाया। और 6वां एग्जाम्पल में लिखा गया, मैं उस कारण को नहीं जानता हूँ कि वह यहाँ क्यों आया है। तो वह यहाँ क्यों आया ये कारण बता रहा है, और कारण जो है ये आपका नाउन है। इस कारण से संबंधित जो क्यों कारण है, कारण के आने पर हम क्यों की अंग्रेजी वाई लगाएंगे। तो यहाँ वाई हो गया, आई डू नॉट नो द रीजन, और वाई। और वाई जो आया आपका यह भी रिलेटिव एडवर्ब है। तो आपने देखा कि चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो अथवा रिलेटिव एडवर्ब हो, तो इन्हीं दोनों की सहायता से, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन प्लस रिलेटिव एडवर्ब की सहायता से हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से बात समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव क्लॉज किस तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में सभी जो जितने भी कंजंक्शंस यूज होते हैं, जितने भी वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, ये दोनों के बनाने पर वही यूज होते हैं। बस अंतर ये है, नाउन क्लॉज जब हम बनाते हैं तो हिंदी भाषा के अक्षर कैसे अर्थ देता है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं तो हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के अक्षर जा से अर्थ देता है। दूसरी बात, अंग्रेजी में कैसे पहचान करेंगे, अगर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अगर आप नाउन क्लॉज बना रहे हैं तो उसमें किसी भी नाउन का होना या आना अनिवार्य नहीं है।
जैसे यहाँ पर बॉय लिखा है, यहाँ स्टूडेंट लिखा है, यहाँ बुक लिखा है, वहाँ किसी नाउन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एडजेक्टिव क्लॉज बना रहे हैं तो नाउन का होना अनिवार्य है, तभी ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब हैं, ये उस नाउन को व्यक्त कर रहे हैं जो उससे संबंधित नाउन है, उसके करीब है, उसके बारे में ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एक बात ये समझना जरूरी है, जैसे कहा जाए कि मैं यह नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, मैं यह नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, तो कि कौन है मैं ये नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हु ही इज, तो ये बन गया नाउन क्लॉज। लेकिन अगर ये कहा जाए आई डोंट नो द मैन और हु ही इज, मैं उस आदमी को नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, तो आई डोंट नो द मैन जो आया ये नाउन आ गया। अगर नाउन आ गया तो वही हु जो था, जो नाउन क्लॉज बनाता था, एडजेक्टिव क्लॉज बनाने लगेगा, क्योंकि वह नाउन की विशेषता प्रकट करने लगेगा। तो यही था आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि नए नए वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।